जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम एक तो अनेकार्थी शब्द और शाब्दिक अर्थ और उसके साथ साथ गद्यांश जो ये बचे हुए हैं टॉपिक हमारे इन पे चर्चा करेंगे। और साथ के साथ आपका जो है ना जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट इस बैच में। और ये अपने आप में 2 क्लास आपके डाउट सेशन क्लास हैं। जो भी टॉपिक अब तक आपने पढ़े हैं, रिवीजन किया है, उन सभी टॉपिक में जो भी डाउट्स बनते हैं आपके अपने डाउट्स आप ले सकते हो। साथ के साथ आपको डाउट्स देंगे, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और इसके बाद जब आपके पास डाउट्स नहीं होंगे तो एक नए टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करा देंगे। हालांकि ये सारे टॉपिक मैं करा चुका हूँ, आपको वाक्य शोधियाँ भी हो चुका है हमारा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस पूरे बैच के अंदर कौन कौन सी क्लास है और टॉपिक वाइज वो चीज़ें भी मेंशन है। 1-2 टॉपिक में इक्वल टॉपिक डले हुए हैं, उसको मैं चेंज करा दूंगा जैसे थोड़ा फुर्सत में होता हूँ। उसके साथ पीडीएफ भी है, कल बहुत सारी पीडीएफ डाली गई है, उससे पहले भी बहुत सारी पीडीएफ थी, उसमें सारे नोट्स हैं। आपको मैं एक बार चर्चा करके भी बताऊंगा कि कैसे कैसे इस बैच में चीज़ों को आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका पेपर नज़दीक होता है तो आप लोग रिविज़न भी करना चाहते हो। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक तो हम आज जो करेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ की। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। निर्देश: गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न में सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो ये एक पैराग्राफ है जो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है। किस तरीके से पैराग्राफ्स के क्वेश्चन हमें पहचानने हैं वो भी हमें ध्यान देना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चनों को ज़्यादा रखा जाता है। तो जैसे इसके अंदर दिया है गद्यांश में किशमिश के व्हाइट किशमिश शब्द किस लिए आए, तो यहाँ शाब्दिक अर्थ ही वो पूछना चाहता है। इसके बाद ये क्वेश्चन की वैरायटी: जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, ये घटना पे आधारित क्वेश्चन है, विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो विषय वस्तु पैराग्राफ में दी गई है ये वहाँ से क्वेश्चंस हो। इसके बाद है संतोष की बात क्या थी, ये लॉजिक का क्वेश्चन है। तार्किक चिंतन का कल्पना शक्ति, क्योंकि गद्यांश को हम क्यों पूछते हैं, ताकि आपका जो लॉजिक है, तर्क है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जो आप सोचते हो क्या वास्तव में वो चीज़ें उसी डायरेक्शन में हैं जिस तरह से घटनाएँ होती हैं घटना के संदर्भ में, या उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपनी फिलोसफी लगा देते हो। दूसरा इसमें क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई। ये एकाग्रचित, क्या आपके अंदर कॉन्संट्रेशंस है कि एकाग्रता के द्वारा आप काम कर सकते हो, ये उस चीज़ को पूछने के पीछे क्वेश्चंस बनाया गया कि गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई थी, ताकि आप ये डाटा का क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डेट वगैरह का होता है। हालांकि अपने आप में सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन ये एकाग्रता को पहचानने का काम करता है। इसके बाद दूसरा है पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी। ये कल्पना शक्ति, तर्क और चिंतन शक्ति के आधार पे है। घटना में जो भी घटना दी गई है उसमें से हमें निकालना होता है इस क्वेश्चन का आंसर। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, ये निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कंक्लूजन। आखिरकार जो घटना दी है, जो भी प्रसंग उठा है, जो भी स्टोरी पैराग्राफ के अंदर रखी है, क्या उस पैराग्राफ के सार के बारे में, निष्कर्ष के बारे में, या उस पैराग्राफ का जो एक उद्देश्य होता है, मैसेज होता है, वो आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये उस चीज़ को पूछने के पीछे क्वेश्चंस हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपने आप में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए, तर्क, कल्पना और चिंतन शक्ति को देखने के लिए कि किस लेवल की है। क्या उसके जो डाटा इंप्यूटेशंस होता है, क्या आपको आंकड़े याद रहते हैं, क्या आप आंकड़ों को याद रख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन। उसका सार क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है, मैसेज क्या हो सकता है, उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, उस तरह का क्वेश्चन होता है। घटनाओं से जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि आप वास्तव में दूरदृष्टि से ना सोच के सामान्य तरीके से सोचो कि जो घटना होती है उसी के आधार पर क्वेश्चन देना होता है। उसमें बिना तर्क लॉजिक लगाए कुछ सामान्य क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रेजेंट माइंड रहना है, अर्थात घटनाओं से ही जुड़े रहना है। जो घटना पैराग्राफ में या प्रसंग जिस संदर्भ में बात वहाँ कही गई है उसी संदर्भ में उसको समझना है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से हास्य क्या है, ये अपने आप में हिंदी के विकास को बताने की कोशिश करते हैं। हाड़ कपाने यानी कि इसमें शाब्दिक अर्थ की भी कहीं ना कहीं नॉलेज चेक की हो रही है। और शाब्दिक अर्थ के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें ये कि आप किस शब्द को
जिसका अर्थ नहीं जानते क्या उसको सेंस के आधार पे, किस सेंस में वो प्रयोग किया जा सकता है, उसके आधार पे भाव समझ सकते हो, उसका आशय समझ सकते हो या उसकी सेंस समझ सकते हो। उस चीज़ को जानने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। उत्साह शब्द क्या है, इसमें से ये ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वो पैराग्राफ के आधार पर जो व्याकरण है, ग्रामर है हिंदी का, उसकी नॉलेज चेक कर रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा, सहकर्मक क्रिया, गुणवाचक है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जब आपको इनके बारे में, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम के बारे में पता होगा तब आप इसका आंसर दोगे। तो आंसर तो लेंगे हम, लेकिन पहले ये समझो तो आखिरकार ये गद्यांश पूछे क्यों जाते हैं, और ये गद्यांश में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या होता है पूछने के पीछे। वे क्वेश्चंस इस तरह से क्यों बनते हैं कि एक ग्रामर, एक शाब्दिक अर्थ, एक निष्कर्ष, एक आशय, एक भाव का क्वेश्चन। कई बार प्यारे बच्चों दूसरी तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद घर का बहुवचन रूप बताओ क्या होगा, घरो, घर, घरे, घराए। तो ये यहाँ से क्या है, व्याकरण की नॉलेज चेक हो रही है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ है, तो आज हम इन पैराग्राफों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन पैराग्राफों की चर्चा करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, हमें कई टॉपिक करने हैं और जो भी आपके डाउट्स है वो भी हम फटाफट साथ के साथ लेंगे। ठीक है, ये अपने आप में आज की और कल की क्लास हमारी डाउट सेशंस हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे भी आप अपना मोबाइल खोलोगे, आज जीवन में पहली बार मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन हाथ में मोबाइल लिया हूँ, ये समझाने के लिए कि हम 2 दिन के बाद में तब मिलेंगे जब आपको मेरी आवश्यकता होगी। और इसमें जैसे मैंने क्लास, आपका ये बैच खोला हिंदी स्पेशल 10, तो हिंदी स्पेशल 10 में अब तक जो क्लास है ये 51वीं क्लास है, यानी कि 50 क्लास हम इस पूरे बैच में दे चुके हैं। उन 50 क्लासों के अंदर प्यारे बच्चों तमाम टॉपिक, कॉन्सेप्ट, चाहे वो काव्य का हो, साहित्य का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे भाषा बोली उपबोली का हो, चाहे वो काव्य के रस, छंद, अलंकार हो, वो सारा सिलेबस हम करवा चुके हैं। इसके बाद इसमें बैच की जो वैलिडिटी है वो 30 मार्च तक है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम 1-2 महीना हमेशा बढ़ाते हैं। अगर कोई आपका अप्रैल में पेपर है तो हम 100% 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे। तो ये मार्च तक का आपका हुआ, यानी कि बैच कंप्लीट कर रहे हैं हम दिसंबर में, तो 20 दिसंबर को मान के चलो हमारा बैच कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद आपको मार्च तक, यानी कि पूरा जनवरी और ये 3 महीने, ये एक आपका जो है प्यारे बच्चों, ये बाकी के बचे हुए 10 दिन, तो 3.5 महीने हमने एक्स्ट्रा आपको दिया है। लेकिन उसके अलावा भी आप मान के चलो मिनिमम 2 महीना तो मिलता ही मिलता है। मैक्सिमम ऐसे भी हो सकता है कि 4 महीने आपकी और वैधता बढ़ा दे, लेकिन आपको उस चक्कर में नहीं जाना है। आज का काम आज ही ख़त्म करो। आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, सीक्वेंस में सारी क्लासें पढ़ते चले जाओ और सारी क्लास पढ़ लोगे जब आपका मार्च से पहले ही चीज़ों को कंप्लीट करो। क्योंकि 1 साल तक किसी चीज़ को लेके चलना या उसको ढोते रहना, वो पढ़ने स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता। हिंदी से अपने आप को फ्री करो, टाइम दो मैथ को, रीजनिंग को और बाकी सब्जेक्ट को, क्योंकि उनका भी अपना एक रोल होता है। तो एक तो इसकी टेंशन नहीं लेना है ये 30 मार्च ही क्यों है, ठीक है, ये मार्च नहीं अप्रैल और मई में बता दिया, 2 महीने में अपनी पास से दे रहा हूँ, तो मई तक ये वीडियो आपके पास रहेगी। लेकिन हम जानबूझ के पहले कम क्यों करते हैं, ताकि बच्चा कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जल्दी फ्री हो जाए। अगर मैं कह दूँ कि 1 साल तक वीडियो रहेगी तो आप तो पढ़ना ही छोड़ दोगे कल से, चलो जी जब फॉर्म आएंगे और जब पेपर नज़दीक होगा तब पढ़ेंगे, अभी रहने दो। तो कोशिश करो मार्च से पहले ही ख़त्म करो, आज का काम आज ही करो, कल पे मत डालो, ठीक है। इसके बाद 2 क्लास डाउट सेशन है सेम टाइम में, जो 11:15 से 12:30 का टाइम है आज और कल। उसके बाद में टाटा बाय बाय करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी बीच में फिर हाजिर हो जाएंगे। नोट्स कंटिन्यू इसमें जाते रहेंगे और वो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इसमें ध्यान रखना है लंबे समय तक। इसके बाद कल वाली जो क्लास हुई थी वो हिंदी साहित्य की क्लास थी, उससे पहले पेडागोजी की कुछ क्लास हुई है, फिर लिंग और वचन की क्लास है, टॉपिक मेंशन है। अगर किसी भी क्लास में 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं तो उसमें कई बार एक ही मेंशन होता है प्यारे बच्चों, आप खोल के देख लोगे। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि जहां 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं वहां 2 ही टॉपिक क्लास के साथ मेंशन कर दूं। क्लास संख्या लिखी होती है, ये क्लास संख्या जैसे आज की है, इसमें लिखा है हिंदी स्पेशल 10 क्लास संख्या 50 है। और प्यारे बच्चों इसमें लिखा है हिंदी साहित्य, क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य। तो इससे पहली जो हमारी क्लास थी वो हिंदी साहित्य की थी। और ये जो 51वीं है ये क्या है, आज गद्यांश है, क्योंकि उसको कराएंगे जो कि लाइव चल रही है। इसके बाद इसमें लाइव क्लास के बाद आता है दूसरा फोल्डर नोट्स का। जैसे ही हम नोट्स खोलते हैं तो इस नोट्स के अंदर प्यारे बच्चों पहले सिलेबस दिया गया है, हिंदी साहित्य और काव्य का, ग्रामर का सारा कुछ बताया गया है। उसमें से सारे टॉपिक कर दिए हमने 51वीं क्लास में। फिर दिया यूपी पुलिस लेखपाल का, यूपी SSS का सिलेबस,
उसके बाद दिया है आपको क्लास वर्कशीट, जिसको हम क्लास नोट्स कहते हैं। जो भी मैंने स्मार्ट बोर्ड पे लिखा है वही सारी चीज़ लिखी हुई, कई बार 2-4 उदाहरण अलग होते हैं, कई बार कम भी होते हैं, क्योंकि वो प्यारे बच्चों जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ किसी स्टूडेंट ने लिखे हैं वो, और वो चीज़ें फिर आप तक पहुँची है। तो अगर आपने साथ के साथ नोट्स नहीं बनाए, अपने रजिस्टर कॉपी पे ये 50-51 क्लास आपने नोट नहीं किए हैं, तो ये जो वर्कशीट लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, इसमें ही वे सारी क्लास है जो मैं स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ों को लिखता हूँ। क्लियर। इसके बाद है इसमें हिंदी साहित्य 1, इसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। उसमें लर्न का काम है, समझने का समझाने का कोई काम है ही नहीं, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है और याद करना है। फिर है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, एक ही पेज पे सब कुछ है, वहीं से 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आते हैं पूछा जाएगा। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार के छोटे छोटे पार्ट है, तो उसमें से जैसे खोलोगे हाफ पेज के तीनों हैं ये, और इनसे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। और इसमें जो पुरस्कार दिए गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको मिला, किस सन में मिला, किस रचना पे मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सा पे कितना पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं। ये भी लर्न करने का काम है। इसके बाद वर्णमाला हमने करा चुके हैं। हिंदी प्रचारिणी संस्था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं जानबूझ के दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से 2, 4, 5, 10, 20 बच्चे ऐसे हो जो अलग अलग तरह के एग्जाम दे रहे हो और वहाँ पे हिंदी प्रचारिणी संस्थाएं पूछ ले, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हिंदी प्रचारिणी संस्था हाल फिलहाल किसी एग्जाम में नहीं आता, केवल यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी हिंदी में आता है, बाकी जगह ये नहीं आता है। इसके बाद हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान, ये कई बार क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन हिंदी पुरस्कार सम्मान के मैंने क्वेश्चन दे दिए। अब इसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं, जो 12 नंबर पे जो पीडीएफ है आपकी हिंदी के पुरस्कार सम्मान, ये जो पीडीएफ है इसमें 100 के आसपास क्वेश्चन हैं जो पुरस्कार से संबंधित है। पहले तो उसकी डिटेल दी गई सारी, और डिटेल के साथ साथ में फिर क्वेश्चन दिए गए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके साथ फिर वर्णमाला आ गई, वर्णमाला दूसरे तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में फिर चौथे पे भी वर्णमाला है, ये भी क्वेश्चंस और उसके प्रैक्टिस है। फिर इसके बाद में दिया है यूपी और एएस पर, ये क्या दिया है इसको खोल के देख लेना, मेरी भी समझ में नहीं आया इसके अंदर ये टाइटल जो डला हुआ है क्या है। इसके बाद संधि के कॉन्सेप्ट है और संधि के क्वेश्चन। फिर प्रशासनिक शब्दावली, लेखपाल का पाठ्यक्रम आ गया, लेखक के जन्म मृत्यु, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स, ये एक बुकलेट है जिसमें करीब 74 पेज है। ये प्रैक्टिस के लिहाज से भी और थ्योरी के लिहाज से भी, जब आप कभी फ्री हो, जो पहले सारी वीडियो सुन लो, अपने नोट्स बना लो, उसके बाद आप इससे मदद ले सकते हो। ये एक बुकलेट है जो मार्केट से आप बुक खरीदते हो, उससे कई गुना अच्छी बुक है आपकी ये सामान्य हिंदी संपूर्ण नोट्स। ये प्रिंटिंग नोट्स में बोलता हूँ, ये प्रिंट नोट है, टाइपिंग किए हुए, हैंड राइटिंग वाले नहीं है, पूरी बुकलेट है, क्वेश्चंस भी है, एग्जाम्पल भी है, थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, विद आंसर की के साथ हैं। यहाँ से आप हेल्प ले लोगे, अपने आप में इसमें बहुत सारी चीज़ों क्लियर की। जो इसमें एग्जाम्पल है वो मैंने स्मार्ट बोर्ड पे नहीं दिए, और जो स्मार्ट बोर्ड पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो कभी मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे। मैं डबल काम करता हूँ, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड पे अलग चीज़ें होती है, वहाँ पे अलग होती है, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पहुँचे। हिंदी साहित्य पार्ट 2 आ गया, उसको खोलोगे, रस छंद अलंकार है, लिंग वचन है, वाक्य शुद्धि मुहावरे हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान, लेखक जन्म मृत्यु, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वर्णमाला, उपसर्ग प्रत्यय, काल संधि, वाक्य अलंकार, समास, गद्यांश पद्यांश, अशुद्धि वाच्य, हिंदी शिक्षण शास्त्र, गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस प्रश्न और उनकी उत्तर कुंजी। जो भी मैं यहाँ आज करा रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं पहले ही डलवा चुका हूँ कल, विद सॉल्यूशन और आंसर की के। सॉल्यूशन भी है साथ के साथ, आंसर की भी है, तो वो चीज़ें आप इसमें से देखोगे। 44 पीडीएफ आपके पास है, लेकिन इन 44 पीडीएफ में कम से कम 60 से 70 टॉपिक के नॉलेज और उनके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक ही जो टाइटल डला हुआ है उस टाइटल के अंदर कई टाइटल है। जैसे अशुद्धियाँ वाला एक टाइटल डला है, अब उस अशुद्धियाँ के अंदर प्यारे बच्चों वहाँ पे कई तरह की चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। हाँ, बाकी जो भी है वो सारा का सारा आपको नोट्स तो आपको मिलते रहेंगे। जैसे मान के चलो अभी कई टॉपिक की आपने डिमांड की है, वो पहले भी कराएं, लेकिन उसके अलावा उसके जो फॉर्मेट है, प्रारूप हैं, वो सारा का सारा आपको नोट्स, जैसे कुछ कल डाले हैं, कुछ आज डालेंगे, परसों भी डालेंगे, तो ऐसे ही आपको ये नोट्स कंटिन्यू लिखित में मिलते रहेंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो वो एक साथ डाल देंगे तो कोई खोल के नहीं देखेगा। तो मैं ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा था, जैसे हमारे एक क्वेश्चन हमें ये भी कराना है, जैसे ये अशुद्धिया वाला क्वेश्चन था, अब इसमें टाइटल डला है अशुद्धिया, ठीक है। कौन सा टाइटल डला है? अशुद्धिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन है 3-4-5 तरह के क्वेश्चन हैं इसमें,
क्वेश्चंस क्या है प्यारे बच्चों, 4-5 तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी दिखाते हैं। जैसे ये आ गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, इसमें क्या है, इच्छा शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर बताइए क्या है। ये अशुद्धिया के नाम से है लेकिन कार्य का बहुवचन बताइए। इसमें सारे बौद्धिक शब्द में मूल शब्द बताइए। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर आंसर दीजिए। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें वो सारे आपको करने हैं। ठीक, अब 20 क्वेश्चंस के बाद में ये आ गया, देखो यहाँ पे। अब ये बादल का पूछ रहा है, शाब्दिक अर्थ बताइए क्या है। ये भ्रांति का बताइए क्या होता है। काम पीड़ित का बताइए क्या है। सतत प्रयास का बताइए। ये शाब्दिक अर्थ वाले क्वेश्चन है, शब्दार्थ वाले हैं। और इसी के अंदर जैसे ही हम आगे जाएंगे, इसी के अंदर प्यारे बच्चों हमें एक अर्थी अनेकार्थी शब्द भी मिलेंगे इसी PDF के अंदर। तो आपको अलग से कहीं इधर उधर भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें ये दोनों ही आज प्रैक्टिस करते हैं। चलो पहले पैराग्राफ को ले लेते हैं और पैराग्राफ के साथ साथ हम इनको भी लेंगे। पैराग्राफ के साथ साथ इनको भी लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसमें आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब हम इस तरह की जो चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ को करने के 2 तरीके होने चाहिए। और वो 2 तरीके ये, एक तो तरीका वो पुराना है जिसको आप अपनाते हो सबसे ज़्यादा। पहला पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन, 15 मिनट तक तो पैराग्राफ ही पढ़ते रहते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो। वो बेहुदा तरीका होता है और उससे ज़्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन सही होने की गारंटी भी कम हो जाती है। कोशिश करो कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या करना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एक तो क्वेश्चन जो हमारा आया है यहाँ पे, वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये हैं, वो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है कि वाइट जो क्रिसमस है, ठीक है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि। तो ये वाइट क्रिसमस शब्द किस लिए आया, एक तो ये है। ठीक है, और इसके साथ साथ कोशिश करो 4 ऑप्शन पढ़ लो, अदरवाइज क्वेश्चन तो पहले पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन तो क्या हुआ हमारा, वाइट क्रिसमस। इसके बाद में इसमें क्या दिया है, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी। क्रिसमस का असली नाम यही है। अब इन्हीं चीज़ों को पैराग्राफ में ढूंढना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब बैक जाओ, बैक में जाके जहाँ एक क्रिसमस शब्द दिया है उसको ढूंढो, कहाँ लिखा है क्रिसमस, वहीं इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे नहीं है, ऐसे मोटा मोटा आपको नज़र दौड़ा के ये पढ़ना है। ये वाइट क्रिसमस शब्द कहाँ आया, ये रहा वाइट क्रिसमस शब्द कहाँ आया है, यहाँ। अभी यहाँ पे है पूर्ण विराम, यहाँ पे क्या है, पूर्ण विराम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तो कभी नहीं मिलेगा जब पूर्ण विराम लगा हुआ है पहले। ठीक है, तो वहां पे आंसर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया था और व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए थे। श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए थे। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए और छतों पर की बर्फ खिसक खिसक कर घरों के सामने जमा हो गई थी। तो ये क्या है, व्हाइट क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर ये हुआ क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, कोई चर्चा ही नहीं थी। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते, कोई चर्चा ही नहीं थी। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी, ये हुआ राइट आंसर। क्या हो गया, सी। क्रिसमस का असली नाम यही है। वो कह रहा है व्हाइट क्रिसमस के लिए कह रहे हैं, व्हाइट बर्फ पड़ी थी, बर्फ ज़्यादा जम गई तो इस वजह से उसको व्हाइट क्रिसमस कहने लगे। वो कहते हैं ना काला दिन, जिसमें कुछ गलत हो जाए वो काला दिन है, बुरा हो जाए। ऐसे ही है प्यारे बच्चों, व्हाइट दिन अच्छा दिन हो गया, ऐसे व्हाइट क्रिसमस, बर्फ ज़्यादा पड़ी तो व्हाइट क्रिसमस हो गई। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, चर्चा इसकी थी वहाँ पे। ठीक है, बाकी केक खाने की चर्चा नहीं थी, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की चर्चा नहीं थी। तो क्रिसमस गद्यांश के अनुसार देना है, अपने दिमाग नहीं लगाना है, अपने से नहीं निकालना है अर्थ। अलग अलग एक शब्द का प्रयोग हम अलग अलग सेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ हमें गद्यांश के अनुसार देना। राइट आंसर हुआ सी। दूसरा क्वेश्चन क्या, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता था, इस बार ज़्यादा था, कभी कभी होता था, इस बार कम था। तो कम, ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा और क्या होता है कभी कभी, ये है आंसर इसके। तो इसीलिए जाड़े के दिनों में, अभी जाड़े के दिनों देखो ये पैराग्राफ में कहाँ आया है, जहाँ भी पैराग्राफ में जाड़े के दिन आए,
ठीक है, तो ये कहाँ है, इसमें देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, जाड़े के दिनों में, ये रहा जाड़े के दिनों में, ये क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में रिसना कम ही होता था, जाड़े के दिनों में कम ही होता था, पर अब की बार पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घनों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा होने लगा। तो पानी क्या था, कम, पानी का रिसना क्या है, कम होता था, लेकिन प्रभाव किसका, ठंड का ज्यादा है, तो ठंड का प्रभाव ज्यादा है, पानी का रिसना कम है। तो अब यहां पे राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, हमेशा ज्यादा था, इस बार ज्यादा था, कभी कभी होता था, इस बार कम था, पानी का रिसना इस बार कम था, ठंड ज्यादा थी। पानी का रिसना कम है, ठंड ज्यादा। पानी का रिसना कम इसलिए हुआ ना, बर्फ पिघल ही नहीं रही है, बर्फ पिघलेगी तो ठंड भी कम होगी, लेकिन जब बर्फ पड़ी हुई है तो इस वजह ठंड बढ़ गई, तो पानी का रिसना कम हुआ, ठंड का बढ़ना ज्यादा हुआ, राइट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष की बात क्या थी, शाम को ठंड का प्रभाव ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई थी, शाम को बारिश कम होने लगी थी। अब ये देखो संतोष की बात क्या थी, संतोष शब्द को क्वेश्चंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर ढूंढो। तो यहां क्या कह रहा है, ठंड का प्रभाव ज्यादा नहीं था, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई थी और शाम को बारिश कम होने लगी थी। तो जाड़े संतोष की बात, तो यहां ये देखो संतोष की बात क्या थी, ये संतोष शब्द देखो कहां है भाई, संतोष की बात ये रही, संतोष की बात, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इससे आगे इसका आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये देखो ये क्या लगा हुआ है, इससे पहले पूर्ण विराम लगा हुआ है ना ये, तो जहां भी क्वेश्चन होगा पूर्ण विराम के अंदर पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बल्कि उसके बाद होगा, क्योंकि यहां तो उसने अलग बात उठाई है, हम एक बात को कंप्लीट करने के बाद ही फुल स्टॉप लेते हैं, पूर्ण विराम। तो संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पानी का जोर, यहां पे पूर्ण विराम आ गया, अब इसके बाद इसका आंसर नहीं होगा, यही है, पानी का जोर हल्का पड़ने लगा। तो यहां पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, शाम को ठंड का प्रभाव ज्यादा, ये तो नहीं होगा, ठीक है, सुबह ठंड का प्रभाव नहीं है, शाम को बारिश रुक गई थी, बारिश कम होने लगी थी, ये भी नहीं है, ये हुई, पानी का जोर कम होने लगा था, इसका मतलब बारिश कम होने लगी थी, शाम को बारिश कम होने लगी थी, शाम को पानी का जोर कम होने लगा था, बात एक ही हुई, बारिश कम होगी तभी तो पानी का जोर कम होगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर डी हुआ। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना होता है, ठीक है। साइकोलॉजी का बैच है, जब कोई नोटिफिकेशन आएगा, कल बात हुई है सिमरन यादव जी, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए कोशिश हो रही है बैच आने की, ठीक है। तो रीजन क्या है ना, 2 साइकोलॉजी के टीचर, एक मैडम पढ़ाती है आप लोगों को, फिर मैं भी पढ़ाने लगूँ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि देखो मेरा सब्जेक्ट कोई पढ़ाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ उसमें बहुत सारी दिक्कत है। तो कल कोशिश ये हुई है कि जब कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, या कोई भी KVS NVS की भर्ती हो, या DSSB की कोई भर्ती हो, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा इसमें साइकोलॉजी का अपना एक रोल होता है, या CTET आ जाए या रिट आ जाए तब साइकोलॉजी का बैच आएगा, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ, देखो जो ऑफलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ साइकोलॉजी, लेकिन ऑनलाइन कैरियर पे बैच जो आएगा वो उम्मीद करेंगे तब नया बैच, नया नोटिफिकेशन जब आएगा तब। इसके बाद देखो क्या है, गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई, तो ये डाटा का क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार बर्फ। अब गद्यांश में डाटा देखना कौन कौन सा है, एक तो 22 दिसंबर की बात हो रही है, 22 दिसंबर की शाम की और सुबह की, फिर 24 दिसंबर की शाम की और 24 दिसंबर की सुबह की बात हो रही है। तो शाम और सुबह है, और दूसरा क्या है 22 और 24। तो गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई, बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई, तो बर्फ का देखो जी पैराग्राफ में कहाँ ही है, बर्फ पड़ना शुरू कब हुई, जहाँ भी ये डाटा दिया होगा, एक तो 24 दिसंबर की शाम की बात हो रही है, ठीक है, इससे पहले भी है डाटा, एक 22 दिसंबर को श्री धनगर कोठी नागर का घर रिसने लगा, और जब घर रिसने लगा तो इसका मतलब बर्फ पड़ी थी भाई 22 को, ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे,
जाड़े के दिनों में, तो बर्फ़ तो भाई घर कब रिसेगा, जब बर्फ़ पड़ेगी। 24 दिसंबर की शाम को आकाश खुल गया तो इसका मतलब बर्फ़ पड़ ही नहीं रही है। यहाँ तो आकाश खुलने की बात हुई है, धूप निकल गई। आकाश खुलना मतलब बर्फ़ नहीं पड़ रही है, धूप निकल गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, 22 दिसंबर। और वो 22 दिसंबर शाम हुआ कि सुबह हुआ? ठीक है, तो बर्फ़ शाम को ही पड़ती है, तभी तो दिन में पानी रिस रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, 22 दिसंबर की शाम को। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ 22 दिसंबर की शाम। 22 दिसंबर की शाम को राइट आंसर ये हुआ। भाई ऐसा तो होता नहीं, पानी कब रिसेगा, पानी रिसेगा दिन में, सुबह को, सूरज निकलने के बाद। अदरवाइज पानी रिश्ता नहीं, बर्फ़ बर्फ़ ही बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। इसलिए 22 दिसंबर की शाम को क्या होने लगा, क्योंकि सुबह पानी रिस रहा था, लोगों ने जब देखा, तो शाम को बर्फ़ पड़ी। इस तरीके से क्वेश्चन है। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पानी नलों में जम गया था। ठीक है, पानी फट गया था, बर्फ़ धीमी गति से पिघल रही थी। इसका तो आंसर वैसे भी दे सकते हैं बिना पैराग्राफ में पढ़े, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई, ये क्वेश्चन है। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई, इसको पैराग्राफ में देखो कहाँ पे आया है जी ये पानी की आपूर्ति। यहाँ पे देखो पानी की आपूर्ति, ये वो क्वेश्चन है हमारा। और जब ये क्वेश्चन है, ये क्या है, यहाँ पूर्ण विराम। इससे पहले तो इसका आंसर कभी मिलेगा नहीं जिंदगी में, हमेशा इसके बाद ही मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि दूसरा पूर्ण विराम यहाँ आया है। इसीलिए यहाँ क्या है, पानी की आपूर्ति, नलों के भीतर पानी के जमने से, नलों के भीतर पानी जमने से क्या है, और उसके फटने से। क्या फटा, पानी नहीं फटा है, नल फटे हैं। जब वो बर्फ बन जाएगा पानी, तो नल को जो है उसको, प्यारे बच्चों, जगह चाहिए, बर्फ को जगह नहीं मिलेगी तो वो फट जाएगा पाइप। तो इसीलिए क्या है, नलों के भीतर पानी जमने से। तो इसमें देखो ये ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ पे क्या आया, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पानी नलों में जम गया था। राइट आंसर भी है, पानी नलों में जम गया था। आप में से क्या करेंगे, कुछ बच्चे बताएंगे पानी फट गया था। पानी थोड़ा ही फटता है, पाइप फटता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ दूध थोड़ा ही फट रहा है वो, तो इसलिए पानी नलों में जम गया था, इसलिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्योहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, पहाड़ों पर हमेशा बर्फ है। जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, बर्फ जमती है, फिर पानी पिघलता है, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड, तो कठिन है पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना। अगर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेशक वो भाव पूछ रहा हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए और उनके जो हमने आंसर दिए उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं पहाड़ों का जीवन बड़ा ही वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। तो इसीलिए जीवन आसान नहीं है। ठीक है भाई, सर्दी ज़्यादा हो, टेम्परेचर जहाँ 0 पहुँच जाए, और दूसरा जहाँ बर्फ़ पड़ रही हो और पानी रिस रहा हो बराबर लगातार मात्रा में, तो वो आसान कैसे हो जाएगा पहाड़ों का जीवन वहाँ पे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन है। अब आप ये बताइए एक बार प्लीज़, अगर आपको पैराग्राफ में जो चीज़ें मैंने बताई वो आप तक पहुँची या नहीं पहुँची, आप उस चीज़ को सीख पाए या नहीं सीख पाए, एक बार ओके कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रश्मि, कविंदर, मुकेश, सिमरन, अजीत, पूनम, प्रियंका, प्रीति, संध्या, आरती, संगम, आशीष, विशाल, विपुल, अजय, बताइए प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी बच्चे जो हैं, अगर चीज़ें आप तक पहुँची है तो ओके कीजिए एक बार। ठीक है, फटाफट चीज़ें अगर आप तक पहुँची है, समझ में आ गई है, तो एक बार ज़रूर बताइए। जब तक सबके आंसर नहीं आएंगे, हाँ सौरभ, थैंक यू, ये ज़रूरी है ये चीज़ें, 99%। चलो अरे वाह, दोबारा से एक बार वो सुनोगे ना तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है पूनम जी, थैंक यू। सत्यम सुंदर, ओके। चलो बाकी बच्चों का जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार ये चीज़ें ज़रूरी है, मान के चलो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हमारा भी तो गला दुखता है, यहाँ तक दर्द हो जाता है, सच्चाई तो ये बता रहा हूँ। पढ़ाना इतना आसान नहीं है, खासकर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, बड़ा चैलेंज है टीचर के साथ। कंटिन्यू बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसलिए जब आप लोग नहीं बताते तो थोड़ा सा लगता है कि बताओ हम तो इनके लिए वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी सच्चाई ये बताऊँ आपको, एक साथी थे मेरठ के अंदर, हमारे जीएस पढ़ाते थे, तो बहुत मेहनत करते थे, बहुत सारे बच्चे थे, जो फीस दे देते थे वही लेके वो पढ़ा देते थे, और कर्मों से भी अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमित मोराल नाम था,
अभी 2 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं क्योंकि उनको गले का कैंसर था। और आप लोग ये नहीं पता, जो भी टीचर है ना पुराने, जो 12-13 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, और वो मैं कई वो बड़े बड़े टीचरों को जानता हूँ, और आप लोगों के लिए हो सकता है ये आसान है, सर जी ये रह गया, ये हो गया, वो हो गया। टीचर अपनी जान पे खेल के आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो टीचर ना जन्मजात है एक तरह से, वो रुक नहीं पाएगा। जब वो खड़ा होगा स्टेज पे, उसका गला दर्द कर रहा हो, उसकी छाती दर्द कर रही हो, या वो भूखा हो, चाय रखी होती है, हम पीते नहीं है। आपने देखा कभी कप उठा के चाय पीते हुए? किसी भी बैच में बैच कंप्लीट हो गया, 50 गिलास दी चाय बनी हुई है, कभी आए? कभी चुपचाप जाके एक घूट भर ली, इसलिए ताकि गला रुके ना, ठीक है, काम करता रहे, आप लोगों तक चीज़ें पहुंचती रहे। पानी पी नहीं सकते, गला गर्म है, छाती गर्म है, ठंडा पानी पी लेंगे थोड़ा सा तो भी दिक्कत। तो आप लोगों को नहीं पता वे सारी चीज़ें। आपका सिर्फ काम क्या होता है, कई बार थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है दाएं बाएं, 5 मिनट कोई लेट पहुंच गया। मैं इसीलिए बता रहा हूँ टीचरों की भी इज्जत करनी सीखो। आप में से भी बहुत सारे बच्चे टीचर बनेंगे, बहुत सारे बच्चों को भी आगे टीचर बढ़ाएं। तो जो टीचर, मैं मानता हूँ 1-2% तो दाएँ बाएँ भी हो सकता है जिसके अंदर टीचर के गुण नहीं होंगे। अदरवाइज टीचर में ये भी नहीं कहता सब कुछ ही है, लेकिन आपको थोड़ा टीचर के साथ जो व्यवहार है और टीचर को पढ़ाते समय जो आपको पेशेंस रखना चाहिए वो आपके अंदर होना चाहिए। वो पहले हमारे समय में तो खूब था, टीचर हमें पीटते थे, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि इसकी शिकायत करे, ठीक है, कभी दिमाग में नहीं इसने मुझे क्यों मार दिया, पीट दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया, अगले दिन ठीक कर लेते थे तुरंत। ये भी तो जो मुर्गा बनाते थे, उठक बैठक करवाते थे, ये भी है। अरे कुम्हार घड़े पे भी थाप मार मार के तो उसको अच्छा बनाता है। कोई भी कारीगर है उसको छीनी हथौड़े से जगह जगह से काट पीट के उसको अच्छा बनाता है। इसलिए हमें भी कई बार आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें कहनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, जिससे आप सही रास्ते पे आ जाओ। कि कभी भी टीचर नहीं चाहता कि उसका जो स्टूडेंट है वो हर्ट हो, वो परेशान हो, वो दबाव महसूस करे। लेकिन मजबूरी में कुछ बच्चों को लाइन पे लाने के लिए हमें नए नए तरीके तैयार करने पड़ते हैं मजबूरी में। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये हो सकता है अभी हमें ठीक लग रहा हो या आप लोगों को भी, आने वाले समय में इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ये सच्चाई है। बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे बात करोगे ना, कभी आप में से कई बच्चों ने बात की होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा अरुण सर बोल रहे हैं, आप ये कहोगे अरुण सर से बात करनी है, क्योंकि लड़कियों जैसी आवाज़ हो गई है पढ़ा पढ़ा के, ठीक है, बड़ी आवाज़ बारीक हो गई है। तो आप लोगों को नहीं पता, हम कह रहे हैं बेटे रिस्पॉन्स दिया करो, समझ में आया तो भी बताओ, नहीं समझ में आया तो भी बताओ। ये जो कमेंट बॉक्स इतना बड़ा जो आपको लिए स्क्रीन लगवाए हैं, वो इसीलिए लगवाए कि आप कंटिन्यू टीचर के साथ जुड़े रहे। ऑनलाइन में जो चीज़ें होती है, हम कोशिश ये होती है कि आपको फेल ही ना हो, ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा दे, ठीक है। तो चलो ये हो गया यहाँ तक। इसके आधार पे क्या, पहाड़ों का जीवन कठिन होगा। तो इसलिए हाड़ कपाने वाली सर्दी से आज से क्या है, अरे हाड़ का मतलब हड्डी होता है, सबको पता है। ये क्या है, हाड़ शब्द देसी शब्द है, हड्डी अपने आप में प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है। तो हड्डी कपाने वाली सर्दी हो गई। होठ थोड़ा ही होता है हाथ, ना हाथ होता ना सिर होता है, हड्डी होता है। शाब्दिक अर्थ पूछना चाहता है, पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। हालांकि उसमें लिखा हुआ है हाड़ कपाने वाली, लेकिन इन क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है। हमने सारे क्वेश्चन का आंसर बिना पैराग्राफ पढ़े दिया। क्या है, बिना पैराग्राफ पढ़े। तो क्या हुआ, हड्डी कपाने वाली सर्दी। इसके बाद है उत्साह शब्द, बताइए क्या है। भाववाचक संज्ञा है, कर्म सकर्मक क्रिया है, गुणवाचक संज्ञा है या संबंधवाचक सर्वनाम है। अब उत्साह सर्वनाम तो है नहीं, क्योंकि आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब उत्साह को क्या करोगे प्यारे बच्चों, आप छू नहीं सकते। उत्साह मतलब जोश, छू नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब स्पर्श नहीं हो सकता, उत्साह छू नहीं सकते, तो क्या क्या लाएगा, भाववाचक संज्ञा क्या लाएगा। राइट आंसर ए हुआ, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में घर का बहुवचन क्या होगा, घरो होगा। घर का बहुवचन, घर एक वचन और घरो बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पैराग्राफ देखो। इसमें भी हमें पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, इसके भी पहले क्वेश्चन ही लेंगे। क्वेश्चन देखो क्या, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि भारत में सोना कम हो गया है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता। स्वर्ण युग का मतलब है अच्छे दिन, अच्छा युग, ठीक है। जैसे बीजेपी की सरकार के क्यों आई थी, अच्छे दिन आएंगे तो वो स्वर्ण युग आएगा। तो अच्छे दिन मतलब स्वर्ण युग, अच्छे दिन, ठीक है। तो सोना कम हो गया, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण नहीं हो रहा है, या लोगों का आर्थिक स्तर नहीं बढ़ा है। तो स्वर्ण युग दूर दूर तक इसलिए दिखाई नहीं देता। ये भारत का स्वर्ण युग ढूंढो, पैराग्राफ में कहाँ है भारत का स्वर्ण युग, तो कहाँ पे है जी, पहली पंक्ति में स्वर्ण युग है, दूसरी में, तीसरी में, ऐसे ढूंढना है होता है फटाफट। इसमें तो स्वर्ण युग नहीं दिखाई दिया मुझे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसका हिस्सा है
विकास का ध्येय सामाजिक आर्थिक, ये रहा स्वर्ण युग, ये रहा। ठीक है, स्वर्ण युग यहाँ क्या है पैराग्राफ में, यहाँ पे आया पूर्ण विराम। देखो इससे पहले, जहां इस आशय की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, न कि साहित्य और कला की तरक्की। ठीक है, इस दृष्टि से अभी तक भारत में स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यहां है इसका आंसर। ये क्या कह रहा है, जहां इस आकांक्षा की, कौन सी आकांक्षा की, इस सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब इससे जुड़ी संज्ञा पहले है। तो पैराग्राफ में ये ध्यान रखना है, जब डायरेक्ट संज्ञा का प्रयोग ना करके उसके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, तो मैंने महात्मा गांधी की जगह इनके प्रयोग किया, तो इसका इनकी का आंसर क्या हुआ, महात्मा गांधी। तो ऐसे यहाँ पे इसका ऐसे क्या हुआ, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा। तो यहाँ प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए, ये उसका आंसर हो गया। अब ठीक है, वही पूछ भी रहा है प्रकृति से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। राइट आंसर क्या हुआ, बी। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। चलो, आप भी मेहनत करते हो इसलिए तो आप लोगों को बढ़िया से क्लियर होता है। तो प्रकृति संस्कृति और बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य अपने विकास के लिए क्या करता है। मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, अधिक मेहनत करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, विविध संसाधन जुटाता है। पैराग्राफ में देखेंगे मनुष्य अपने विकास के लिए क्या करता है, देखते हैं कहाँ हुई बात विकास की। मनुष्य अपने विकास के लिए, देखो जी कहाँ है, मनुष्य अपने विकास, ये रहा, मनुष्य अपने विकास के लिए, ये क्वेश्चन था। अब इससे आगे वाला ये है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। राइट आंसर क्या है, दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, राइट आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आप भी आंसर देने की कोशिश करो फटाफट। प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाया, इसका आंसर ए। मानव की कुशलता, लगन, समर्पण पर क्या निर्भर करता है। मानव की कुशलता पर, लगन पर और समर्पण पर क्या निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन मतलब उसको बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययता, उसको कम खर्च करना, या उपयुक्त सभी। तो संरक्षण की बात हो रही है, संवर्धन की बात हो रही है, मितव्ययता की भी बात हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मानव की कुशलता, लगन, समर्पण पर क्या निर्भर करता है। पैराग्राफ में जाओ, क्वेश्चन को देखो कहाँ है, ये रहा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, संवर्धन, मितव्ययतापूर्ण उपयोग मानव की कुशलता, लगन व समर्पण पर निर्भर है। यहाँ पूर्ण विराम दिया है, इस यहीं तक आंसर होगा, आगे नहीं होगा। यहाँ पूर्ण विराम दिया है, इससे पहले इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि इससे आगे आंसर मिलेगा। तो क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन, मितव्ययता उपयोग मानव की कुशलता, लगन, समर्पण पर निर्भर करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो गया, बिल्कुल सही, सभी बच्चों का सही है। राइट आंसर डी। संरक्षण भी बात कर रहा है, संवर्धन भी और मितव्ययता भी। आगे गांधी जी ने किस पर जोर दिया, औद्योगिक विकास पर, तकनीकी विकास पर, औद्योगिक तकनीकी, प्राकृतिक संरक्षण पर, मानव की आत्मनिर्भरता पर। देखते हैं किस पे जोर दिया, मानव की आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक तकनीकी, औद्योगिकी, गांधी जी। गांधी जी जहां भी मिलेगा पैराग्राफ में वहीं इसका आंसर मिलेगा। देखते हैं गांधी जी कहाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक तो है नहीं, ये पढ़ लिया हमने, ये हिस्सा बच गया, इसमें तो गांधी जी है नहीं, ये रहा, गांधी जी ने पहले ही पहचान लिया। ठीक है, एक तो ये रहा, गांधी जी ने पहले ही पहचान लिया था, इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया।
महात्मा गांधी जी यहाँ पे है, इससे पहले नहीं महात्मा गांधी, इसके बाद नहीं है यहाँ पे कहीं भी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चंस में दिए गए शब्द को पैराग्राफ में पहचानो और उसके बाद आंसर दो। तो वो क्या क्या संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का गांधी जी ने मानव के प्राकृतिक संरक्षण पर जोर दिया। ये रहा प्राकृतिक संरक्षण, न उद्योग की बात हुई न तकनीकी की, बल्कि किसकी हुई, प्राकृतिक संरक्षण की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हुआ, सी हुआ। राइट आंसर क्या हुआ, सी। वो कह रहा है ना जोर किस पे दिया, प्राकृतिक संरक्षण, अर्थात इनको बचाने के जो काम करते हैं उस पर जोर दिया। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चंस आपको देखना है, क्वेश्चन के दिए गए शब्द पैराग्राफ में ढूंढकर और जहाँ फुल स्टॉप दिया होता है उसी के अनुसार आंसर देने हैं। गद्यांश के अनुसार कौन विकास का ध्येय नहीं है? विकास का ध्येय ये है क्वेश्चन, नैतिक स्तर को उठाना, भौतिक स्तर को उठाना, सामाजिक स्तर को उठाना, आध्यात्मिक स्तर को उठाना। ध्येय नहीं है, और जब नहीं आ जाए तो उसको सर्कल करो या उसको अंडरलाइन करो। नहीं कह रहा है, कौन नहीं है। अब इसमें देखो पैराग्राफ में ये विकास का ध्येय, विकास का ध्येय कहाँ है? विकास का ध्येय ये रहा, जीवन में आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। यहाँ पूर्ण विराम आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उठाना होना चाहिए। तो विकास का ध्येय क्या नहीं है, उसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक को छोड़कर जो आ जाए वो उसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है विकास का ध्येय क्या है। यहाँ पे क्या आया है, सामाजिक स्तर आया, आध्यात्मिक आया, नैतिक है, भौतिक है। राइट आंसर भौतिक नहीं है, राइट आंसर बी हुआ। भौतिक की कोई बात ही नहीं हुई। भौतिक मतलब होता है जो हम उन्नति कर रहे हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, फ्रिज है, एसी है, एक बेड नहीं 2-2 बेड है, 4-4 सोफे हैं, एक गाड़ी ना हो गए 2-2 गाड़ियां हैं, वो सब भौतिक स्तर है। अपना नैतिक स्तर है, अपने मानवीय मूल्य है आपके अंदर डेवलप होने चाहिए। सामाजिक आपका जो स्तर है, सामाजिक व्यवहार है, आपका बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर आपको जीवन के बारे में पता होना चाहिए, आत्मा परमात्मा के बारे में पता होना चाहिए, जीवन के रहस्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या है, आध्यात्मिक स्तर, अर्थात आपको सात्विकता आपके अंदर होनी चाहिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है, मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहारों का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत कम उपहार दिए तो झूठ बात है, ठीक है, ये तो कभी होगा नहीं। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी हैं। प्रकृति ने मनुष्य को उपहार स्वरूप केवल वन व जल दिए, अरे पानी भी तो दिया है, पहाड़ भी तो दिए हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत कह रहा है। वन और जल दिए, खनिज भी तो दिए हैं। मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का अधिक संरक्षण करता है, नहीं वो संरक्षण कहाँ करता, वो तो दोहन करता है। पहली लाइन में दोहन की बात थी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ये हुआ। ये निष्कर्ष था, भाव था, एक क्वेश्चन होता ही है हमेशा निष्कर्ष और भाव का, ठीक है। हाँ तो चेतन सिंह कह रहा है सर आज तक ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। देखो मैं तो यही कह रहा हूँ, जब आप एक बार और वीडियो सुन लोगे ना तो आपको पहली बार पता चलेगा क्या कोई हिंदी को भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, हिंदी को भी इस तरीके से सामने रख सकता है। ये चीज़ें आपकी कल्पना से परे थी। और मैंने जितने भी टॉपिक कराए, चाहे वो संधि हो, समास हो, अव्यय हो, निपात हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बेटे 50 बार आपने पढ़ी थी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पहली बार हिंदी पढ़ रहा हो। अपनी लाइफ में कम से कम 20 साल से वो हिंदी पढ़ रहा है। 6 क्लास में हिंदी थी, 7th में हिंदी थी, 8th में हिंदी थी, 9th में भी हिंदी थी, 10th में भी थी, 11th भी, 12th भी थी, पास भी हुए हो, पेपर भी दिए हैं, लेकिन अच्छे नंबर कभी नहीं आए हिंदी में आपके, घर की मुर्गी दाल बराबर बना के, ठीक है। हिंदी को हिंदी की तरह ना तो आपने पढ़ा है ना आपको पढ़ाया गया है, आप किताबों पे डिपेंड रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मैथ से ज़्यादा 100% परफॉर्मेंस की जा सकती है। मैथ में तो आज तक किसी की हुई नहीं, वो CBSE बोर्ड में तो आ जाएंगे 100 में से 100 नंबर, लेकिन जब कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछा जाता है वहाँ तो आप 80% भी मैथ नहीं कर पाते हो, टोटल का 60 और 70 के बीच में लटक जाते हो। लेकिन हिंदी में 100% परफॉर्मेंस हो सकती है, बशर्ते आप सीक्वेंस में चलो,
लॉजिकली चीज़ों को पढ़ो और इस तरीके से जो बता रहे हैं, ये एक लंबा अनुभव है। अब ये ऐसा नहीं है किताबों में, जो तरीके मैंने बताए किताबों में है ये, आपके पास कितनों के पास ये तरीका था भाई पैराग्राफ में से क्वेश्चन को पहचानने का? किसको पता था पैराग्राफ के जो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जाते हैं? एक स्टोरी से संबंधित होगा, एक उद्देश्य से संबंधित होगा, एक शाब्दिक अर्थ से संबंधित होगा, ठीक है, एक उसकी स्टोरी के भाव से संबंधित होगा, एक उसके निष्कर्ष से संबंधित होगा। तो ये सारे बैकग्राउंड जो नहीं पता तो कैसे आप चीज़ों को तैयार कर दोगे? अरे पौधा लेके आ गए, लगाने का तरीका पता नहीं, गया पौधा खराब, ठीक है, लगाने का तरीका भी पता है, पौधा भी है, मटेरियल है नहीं, गई चीज़ें खराब। इसलिए तो कह रहा हूँ सीक्वेंस होनी चाहिए, कौन सी पहले कौन सी बाद में। अब मान के चलो घर पे कोई चीज़ हो गई, कांच फूट गया, तो ऐसा भी होता है कि एक तो फूट गए, गलती तो की, दूसरी सबसे बड़ी गलती वो होती है अपने हाथ में पैर में उसको कांच को प्यारे बच्चों वो करवा लेते हैं और उसके बाद खून निकलता है, एक और गलती कर दी। अरे जब पता है कांच फूटा है तो पहले उसको देखोगे ना कि शुरुआत कहाँ से करनी है, उसको उठाने की, कहाँ उसको रखना है। और मान के चलो उठा के भी फिर घर में ही रख दिया तो बच्चा आया फिर कांच में, आपका भी हाथ कट गया, उसका भी कट गया, बहुत बढ़िया काम। यही तो है जीवन। ऐसे पढ़ाई में है, हर चीज़ की अपनी एक प्लानिंग है, उसी प्लानिंग को मैं स्मार्टनेस कहता हूँ। अगर स्मार्टनेस का प्रयोग कर दोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे, अदरवाइज पढ़ते रहो, दुनिया पढ़ रही है। हर फार्म जो जाते हैं हर भर्ती में 10 लाख 15 लाख 12 लाख 20 लाख 18 लाख फार्म जाते हैं, लेकिन जिसकी प्लानिंग अलग है, जिसकी रणनीति अलग है और जो सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जानता है वो सिलेक्शन ले जाएगा 2021 में। तो ये क्या हुआ, अब हम भी तो आंसर दे रहे हैं, हमें तो आंसर की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ये नहीं कहोगे सर जी आप तो पढ़ रहे थे इसको, अरे मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ मेरा SDM में हो जाए। अगर मैं DM नहीं बन पाया तो कम से कम मैं भी चाहता हूँ कि कहीं PCS वगैरह का मेरा भी हो जाए। अच्छा मनसू पे ग्रेड पे तो नौकरी कर ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा भी तो उद्देश्य कुछ बड़ा है। लेकिन रीजन ही क्या है ना, कई बार हम भी लोग सफल नहीं होते हैं उन चीज़ों में जो हमें अचीव करनी होती है। उसका भी रीजन हमारा फिर बाद में यही पता चलता है, देखो प्लानिंग थोड़ा अलग ही रह गई, और ज़्यादा इफेक्ट करना था, और ज़्यादा मेहनत करनी थी, और ज़्यादा टाइम देना था पढ़ाई को, उस वजह से ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ें ठान ली, फार्म भर दिया, सिलेक्शन ना हो, ठीक है, 1 साल में 4-4 सिलेक्शन लिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, 7वीं नौकरी कर रहे हैं, 6 छोड़ चुके हैं, लेकिन आपने तो हिंदी को और हिंदी के टीचर को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लिया है, और इसलिए आप उस चीज़ों को समझते नहीं। मैंने पढ़ाई के अलावा जो चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की ना, वैल्यू उसकी है। आपको 5 साल 10 साल बाद हिंदी याद नहीं रहेगी आपको कि मैंने क्या सिखाया हिंदी में, लेकिन वे बातें ज़रूर याद रहेगी जो पढ़ाते समय मैंने बोली है, वे बातें ज़रूर याद रहेगी जो मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ में क्या करना है, ठीक है। अगर आप वो कर लोगे तो आगे का जो जीवन है वो मस्त हो जाएगा। तो वो चीज़ें ही आपके प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा था। पढ़ना कैसे है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वे जो चीज़ें आपको बताई है हर क्लास में बीच बीच में, क्योंकि आप तो बंदर की तरह कभी फुदक के आ जाते थे लाइव, कभी फिर चले जाते थे, कभी मन किया बाद में खोल के सुन लिया, और कभी मन नहीं किया सीरियल देख लिया, फिल्में देख ली, घर पे बातें कर ली, धूप सेक ली, ठीक है, रिश्तेदारियों का हालचाल जान लिया। नौकरी लगी नहीं, क्या हालचाल जानोगे? अरे नौकरी करो, पैसे आएंगे तो सबके हालचाल भी जानोगे, दुख में भी काम आओगे, सबके साथ खड़े होंगे, ठीक है। किसी के कितने भी हालचाल जान लो, जब कुछ नहीं रहेगा ना आपके पास, सब छोड़ के चल देंगे एक दिन, आपको अकेले रह जाओगे। इसलिए अभी समय है पढ़ने का, इसलिए पढ़ाई पे मेहनत करो, लोगों को आपके अपने बारे में सोचने दो, आप अपने बारे में सोचो, ठीक है, उनको मौका दो कि वो खुद भी अपने पैरों पे खड़े। लेकिन आप तो दुनियादारी को सबको इकट्ठा करके चल रहे हो, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी रखना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आप जब धरती पे नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, ये घर भी चल रहे थे, ये रिश्तेदारी भी चल रही थी, और जब नहीं रहोगे तब भी चलेगी, तब हो सकता है ज़्यादा अच्छी चले। इसलिए ये समझ लेना कि हम ही सब कुछ है, हमसे घर चल रहा है, हम ही से, तो ये बकवास है और ये मूर्खता है एक तरह की। इसीलिए आज मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं जहाँ नहीं हूँ वहाँ भी लोग पढ़ा ही रहे हैं। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर ऑनलाइन आया, फिर ऑफलाइन में जा रहा हूँ ऑनलाइन के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे टीचर था तभी हिंदी लोग सीख पाए, उससे पहले भी सीख रहे थे, आगे भी हिंदी लोग सीखेंगे, मेरे से अच्छे भी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितने पहुँचा पा रहे हैं ये समय बताएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ मनुष्य को प्रकृति के अमूल्य उपहारों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, वही वहाँ पे पैराग्राफ में बात कही भी गई है। निम्न शब्द में से हक का प्रत्यय, ये हक नहीं है दोस्तों, ये इक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है, इक प्रत्यय का, हक कोई प्रत्यय होता ही नहीं, इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता।
अब अर्थ में इक लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा आर्थिक। नीति में इक लगाएंगे नैतिक, और कला में इक लगाएंगे कलाइक, ये कोई शब्द बना ही नहीं। अध्यात्म में इक लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा आध्यात्मिक। कौन सा नहीं बना? ये नहीं बना। राइट आंसर सी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर सी। डेली अटेंड किया, चलो अच्छी बात है। इसका मतलब आप तो फ्री हो गए हिंदी से। तो कला क्या हो गया प्यारे बच्चों अपने आप में? इसमें एक प्रत्यय लग के शब्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी का शब्द बन सकता है। राइट आंसर सी। इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? इसका भी पैराग्राफ का लेना देना नहीं आया है तो सर्कल करो या अंडरलाइन करो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में नया ना नहीं आ जाए, जब तक अंडरलाइन नहीं करोगे, सर्कल नहीं करोगे, आंसर कुछ अलग आएगा। ये कह रहा निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? भारत तो संज्ञा है, और वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद गांधी जी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिखाई भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है? भाववाचक। क्रिया में प्रत्यय लग गया ना, भाववाचक। इसका स्पर्श नहीं कर सकते आप, छू नहीं सकते हो, ये भी संज्ञा हुआ। ये क्या है प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है ये? सॉरी, हाँ, ये कह रहा है संज्ञा। इसके बाद ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मानव के अंदर सारे मानव आ जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी, ये क्रिया कहलाया। तो क्या पूछ रहा है? संज्ञा। राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? डी। दिखाई क्या है? क्रिया। मानव जाति है, मनुष्य जाति है। ठीक है, ये जातिवाचक है। भारत और गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको संज्ञा के 3 और 5 भेद पढ़ाए गए। पैराग्राफ तो हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं। और दूसरी तरह के क्वेश्चन से ले लेते हैं। अब ये पूरे पैराग्राफ है 10, इनके सॉल्यूशन भी हैं। इनके सॉल्यूशन भी, उसमें सारी स्टोरी मैंने लिखी है कि क्या क्या करना है पैराग्राफ को पढ़ते समय, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 10 पैराग्राफ है, उनके सॉल्यूशन और आंसर की है। वहाँ से प्रैक्टिस करोगे, दाएं बाएं से नहीं प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन से ले लेते हैं शाब्दिक अर्थ वाले। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये ले लेते हैं क्वेश्चन। बादल बताइए किसे कहते हैं? ठीक है, मेघ है, जल्दी है, मधुआ है, अंबर। अंबर तो क्या कहलाता है अपने आप में? आकाश कहलाता है। जल्दी जल को धारण करने वाला सागर अर्थात समुद्र। बादल को क्या कहते हैं? मेघ। ये समानार्थी शब्द भी है, पर्यायवाची भी बोलते हैं, और शाब्दिक अर्थ वाले शब्द भी है। तो बादल का राइट आंसर क्या हुआ? मेघ। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है भ्रांति। भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम। संदेह अलग चीज होता है, धोखा भी अलग चीज है, सहभ्रम भी अलग चीज होता है। हालांकि अपने आप में सहभ्रम का प्रयोग आप अपभ्रंश भाषा में करते हैं, हिंदी में निरर्थक शब्द कहलाता है। तो भ्रम का अर्थ क्या होता है? भ्रांति। ठीक है, इसके बाद काम। काम मतलब पीड़ित। तो काम क्या होता है? मदन। इसीलिए कामदेव कहा जाता है मदन को। क्या कहा जाता है? कामदेव। मनोज भी इसी का पर्यायवाची है, कामदेव का, जो मन से चित्त से उत्पन्न हुआ। तो राइट का आंसर क्या हुआ? काम का मदन हुआ। ठीक है, सतत मतलब प्यारे बच्चों प्रयास। ये क्या कहलाएगा? अनवरत, लगातार। ठीक है, निरंतर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनवरत बोलते हैं। और दूसरा इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? निरंतर। इसको प्रयास भी कहते हैं, सतत भी कहते हैं। तो अनवरत मतलब लगातार जो चीज़ें हो रही है। 24 का राइट आंसर सी। विकसित, मुख कमल। तो क्या कहलाए? प्रसन्न, उदित, फुल्लित, प्रफुल्लित। तो मुख कमल क्या होता है प्यारे? प्रफुल्लित मतलब होता है खुश होना, और विकसित मतलब उदित होना। तो यहाँ प्रफुल्लित नहीं होगा, प्रफुल्लित तो अत्यधिक खुश होना होता है प्रफुल्लित, इसलिए राइट आंसर उदित होगा। ठीक है, सो कमल का उगना, मुख का खुलना, उदित। इसके बाद है कमल। मनसिज्य, सरसिज्य, स्वेदज्य, अनज्य। राइट आंसर है सरसिज्य। सर कहते हैं तालाब को। सर किसको कहते हैं? तालाब को। जय मतलब जन्म लेना, तो सरिज्य। कई बार सरस भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, सरसी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरसी प्लस जय, इन दोनों का जो अर्थ होता है, ये छोटा तालाब होता है जिसको हम पोखर या ओदी बोलते हैं। सरसी पोखर या ओदी को सर कहते हैं तालाब। जो तालाब में जन्म लिया है, जो तालाब में जो जन्म लिया है वो क्या कहलाएगा? सरसिज्यम। राइट आंसर कमल कहाँ जन्म लेगा? तालाब में, पोखर में, होदी में। इसलिए राइट आंसर बी हुआ। जो मन से जन्म लिया, मन से जन्म कौन लिया? मनोज।
तो ये मनोज का जो स्वेदज्य है, जो पसीने से जन्म लिया है, वो क्या कहलाता है? जो पसीने से, जैसे बहुत सारे प्यारे बच्चों पिस्सू वगैरह होते हैं ना, वो पसीने से जन्म लेते हैं। जुएँ जो होती है, जूं जो हो जाती है सर में, बालों में होती है, उनका भी पसीनों से जन्म होता है। तो वो क्या कहलाता है? वो स्वेदज्य, स्वेद पसीने को कहते हैं। पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज्य, तालाब में, पोखर में, ओधी में जन्म लेने वाला सरसिजम, मन से जन्म लेने वाला मनोज कामदेव क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मनसिजम। अनंत जिम, जो अंडे से जन्म लेता है, अंडा जिसे गर्भ कहते हैं, जो गर्भ से जन्म ले, वो क्या कहलाता है? अंतःसज्य। जय मतलब यहाँ क्रिया है जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। ईर्षा क्या होता है? डहा, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, आहा। ईर्षा डहा होती है, चिड़ जिसको कहते हैं। आहा दुख होता है, आश्चर्य के लिए आता है। तो ईर्षा डहा होता है, जिसको जलन भी कहते हैं। इसके बाद किनारा, नदी। तो किनारा क्या कहेंगे हम? सर, तीर, और क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तीर को। ठीक है। तुरंग अपने आप में प्यारे बच्चों घोड़ा होता है, तरंग लहर होती है, और सर कहते हैं बाण को। सर क्या कहते हैं? बाण को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सर क्या कहते हैं? बाण को। तीर क्या कहते हैं? किनारा। ठीक है। तीर, तो इसके तीरे, तीरे अपने आप में देसी शब्द है। ठीक है। किनारा तद्भव शब्द है। इसके बाद वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है विटप। वृक्ष का अर्थ क्या होता है? विटप। कानन किसको कहते हैं? वन को, जंगल को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है लालच। लालच कहते हैं प्यारे बच्चों तृष्णा को, जो मोह माया में फंसा होता है, वो लालच अर्थात तृष्णा कहलाता है। मेधावी, विद्वान, विचारशील, प्रतिभाशाली, निष्ठाशील। मेधावी होता है प्रतिभाशाली। फिर प्रतिभाशाली क्या कहलाता है? मेधावी। मेधा एक बुद्धि का प्रकार है। बुद्धि के कई प्रकार हो, उसमें से एक बुद्धि जो चतुर्बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, उसको मेधा बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघा या मेधा बुद्धि। वो प्रतिभाशाली कहलाता है। दो पैरी क्या होता है प्यारे बच्चों? मध्याह्न। दो पैरी क्या होगा? मध्याह्न, अपराह्न, अवसान। अवसान मतलब किसी चीज़ से उतर जाना। दो पैर के बाद का समय अवसान, दो पैर अवसान हो गया। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहलाया? परिष्कृत मतलब है संस्कृत, जो अच्छी तरह से प्यारे बच्चों मंजा हुआ हो, जिसमें जो प्रमाणिक हो, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, उसको कहते हैं परिष्कृत अर्थात संस्कृत। ठीक है। अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है इष्ट। ठीक है। तो वो यानी कि वांछित या इच्छित। अभीष्ट का अर्थ क्या होता है? इच्छित भी होता है, इसी को वांछित भी कहते हैं। तो अभीष्ट का अर्थ इष्ट भी होता है, वांछित भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या है? हृदयग्राही, प्राकृतिक दृश्य। हृदयग्राही क्या हुआ? प्राकृतिक दृश्य, यानी कि सुकुमार, अवलोकनीय, आकर्षण और मनोरम। तो अपने आप में क्या कहलाया प्यारे बच्चों? नहीं नहीं, वो पद्यांश की कराने की जरूरत नहीं है। पद्यांश आप एनसीईआरटी की बुक से करो। ठीक है। हाँ, उसको कराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि गद्यांश, क्योंकि उसमें भाव आपको पंक्ति का भाव निकाल के करोगे। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि दो चार है, वहाँ पूरी किताब ही आपको पढ़ानी पड़ेगी, छठी सातवीं आठवीं की जो बुक होती है, क्योंकि सीटेट में उसमें से पेपर आता है, बाकी जगह नहीं आता है कहीं भी पद्यांश। और उसमें से आप एनसीईआरटी की बुक, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी की बुक के भाव समझ लोगे तभी कर लोगे, क्योंकि पिछले 10-12 साल से तो एनसीईआरटी की बुक से सीटेट के अंदर भी नहीं आई है कोई भी कविता। तो वहाँ कविता का तो अर्थ निकाल के उसका भाव समझ के ही आप उसके अर्थ दोगे। और उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं कविता के आधार पर, 2 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के। ग्रामर आपको करा दिया गया, और वे बच्चे 2 क्वेश्चन सीटेट में जो आते हैं उनको आप भाव पढ़ के करोगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ 10-15 कविता करा दूँ तो ये जरूरी नहीं है 10-15 कविता में से आ जाएगा। उसके लिए तो 1 साल तक कविता पढ़ानी पड़ेगी, छठी सातवीं आठवीं की पूरी बुक। ठीक है। और उसमें से भी कोई गुंजाइश नहीं है उसमें आ जाए। इसलिए आप 1-2 कविता करो, उसके भाव को समझो, उसी के आधार पे वहाँ शाब्दिक अर्थ अगर आपको आते हैं, ये जो करा रहे हैं अभी, ये कविताओं में तो प्रयोग होंगे हृदयग्राही, इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थ निकाले जाते हैं, इसीलिए कराए गए। हृदयग्राही क्या है? प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य क्या होता है? मनोरम, अवलोकनीय। ठीक है। ये क्या कहलाता है? अवलोकनीय, देखने लायक जो होता है वो प्राकृतिक दृश्य या हृदयग्राही। पत्नी क्या होती है? अर्धांगिनी। पत्नी को क्या कहते हैं? अर्धांगिनी कहते हैं। इसी को प्यारे बच्चों भार्या भी कहा जाता है। आधे अंग वाली, यानी कि जो पति का जो आधा हिस्सा वाली हो वो अर्धांगिनी कहलाती है। इसी को संस्कृत में भार्या भी कहते हैं। गंगा का जो है प्यारे बच्चों यहाँ कालिंदी, तो यमुना नदी को कहते हैं। सदु सरस्वती नदी को कहते हैं। सुर सरिता, राइट आंसर है सुर सरिता। सुर कहते हैं देव को, देवताओं की नदी, सुर देवता। ये सरिता क्या होती है प्यारे बच्चों? नदी। तो देवताओं की जो नदी है वो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। इसके बाद है पक्षी। पक्षी किसको कहते हैं? परिंदे को। तो ये परिंदा क्या कहलाता है? पक्षी। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन।
ठीक है, इसी को हम उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये वाला जो उद्यान होता है ना, ये जंगल के लिए आता है, लेकिन यहाँ उद्यान लिखा हुआ है, ये घाय है यहाँ। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कहलाएगा, अरण्य का शाब्दिक अर्थ यहाँ वन होगा। अग्नि है, अग्नि को क्या कहते हैं, स्थिर लाली गर्म ज्वाला, ज्वाला क्या कहलाती है, अग्नि। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहता है। अमर्त्य, जो कभी नष्ट ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जो नष्ट ना हो, अमर्त्य। ठीक है, अनिश्वर नहीं कहेंगे, अमर्त्य कहेंगे, शाश्वत अमर्त्य। कृत्रिम प्राकृतिक कहलाता है, प्राकृतिक तो जो होता है प्यारे बच्चों नेचुरल होता है, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल। तो ये क्या बोलेंगे, विकृत या प्रकृत या प्रकृत, ये तो अपने आप में शब्द ही नहीं है। प्रकृत तो कृत्रिम क्या होता है, प्रकृत, दूसरे के द्वारा बनाया गया, पर मतलब दूसरे के। जिजीविषा, जीने की इच्छा जो होती है, जिजीविषा, जैसे बुभुक्षा होती है, भूख की इच्छा, शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, और मुमुक्षा प्यारे बच्चों अपने आप में क्या कहलाती है, मर्म को जानने की इच्छा। तो ये जिज्ञासा क्या होगी, जीने की इच्छा या जानने की इच्छा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, जिज्ञासा। ठीक है, इसके बाद में ग्राह्य, ग्राह्य कहते हैं प्यारे बच्चों ग्रहण करना। ठीक है, ग्राह्य क्या हो गया, ग्रहण करना, जैसे दे देना, अदे बिना दे, त्याज्य त्याग देना, अत्याज्य बिना त्यागे। तो ग्राह्य, तो इसका क्या कहेगा, ग्रहण करना बिना दिए। राइट आंसर समानार्थी शब्द में या शाब्दिक अर्थ में अदे, बिना दिए, राइट आंसर बी। इसके बाद है विनित, विनित का अर्थ क्या होता है, सौम्य, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सौम्य, उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। ठीक है, सौम्य मतलब, विनित मतलब होता है दयालु प्रवृत्ति का, विनयशील। ठीक है, वो ऐसे उसको हम सौम्य कहते हैं। कायर, कायर का जैसे भय शून्य, निर्मम, निशंक, निशंक क्या कहलाएगा, कायर कहलाएगा। ठीक है, सासी इसका उल्टा होता है। इसके बाद में क्या है, वर्क, वर्क अपने आप में होता है प्यारे बच्चों टेढ़ा, रिजु मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्क आया है तो इसका उल्टा तो कहलाएगा रिजु। ठीक है, लेकिन इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो कहलाएगा अर्क, अर्क मतलब भी टेढ़ा होता है। अर्क और वर्क ये क्या होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, जैसे मोड़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। इसके बाद में ये सारे जो है शाब्दिक अर्थ इसी तरीके से आपको करने हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी पहले से आशा हो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक वाक्यांश होगा, अर्थात वाक्य का एक अंश होगा, पूरा वाक्य नहीं होगा। और उसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना होता है कि आप ये नहीं पैराग्राफ वाले पद नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना गद्यांश वाले होंगे। और उसके लिए एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से एक कविता भी नहीं, कम से कम 50 से 60 कविताएं हैं। 50 से 60 कविता, किसी भी 50 क्लास उसके लिए ज़रूरत होगी, तो क्लास की संख्या होगी 150। और वो कभी ना तो ज़िंदगी में आपके काम की है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको ना तो पढ़ाई जाएगी और ना पढ़ेंगे जो कभी सिलेबस का हिस्सा भी ना हो और जिसमें से पढ़ाया हुआ आए भी ना। क्योंकि मेरी ये चीज़ की गारंटी जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से आता है। CTET के अंदर जितनी भी कविताएँ हुई वो आज तक किसी को कहीं से कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से आई, क्योंकि वो कविताएँ बनती हैं, नहीं बनती हैं। जो कवि सम्मेलन वाले कविताएँ हैं वो कविता भी नहीं आती है कि आपको वो पढ़ा दी जाए। तो वहाँ मनोभाव होते हैं, कविता को शब्दों को पढ़ के मनोभाव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप मेरे मनोभाव समझ रहे हो, तभी तो इससे अर्थ निकाल पा रहे हो। ऐसे ही कविता का सीन है, उसमें क्वेश्चन जो ग्रामर के आते हैं वो सारे हो ही चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जिसकी पहले से आशा हो, जिसकी पहले से आशा हो क्या कहलाता है, संभावित प्रत्याशित या भावी प्रत्याशित। और जिसकी पहले से आशा ना हो वो अप्रत्याशित। मान के चलो कोई आदि इलेक्शन हुआ है और उसको अपनी जीत की उम्मीद है, तो इसका मतलब है वो प्रत्याशित है, उसे आशा है मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अगर वो उम्मीद तो करता हो कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन 1 लाख वोट से जीत जाऊंगा, वो क्या कहलाएगा, अप्रत्याशित। उसे आशा ही नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। मान लो सरकार बनने की उम्मीद हो, लेकिन सरकार सिर्फ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, अकेले ही बना ले और इतनी सीट आ जाएगी उम्मीद ही ना हो, तो वो अप्रत्याशित कहलाती है। तो प्रत्याशित मतलब होती है आशा के अनुरूप, अर्थात जिसकी पहले से आशा हो। आगे क्या है, जो सुना न गया हो, असंभव हम उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जो संभव ना हो। अकल्पित उसे कहते हैं जिसकी कल्पना ना की जा सके। ठीक है, इसके बाद में अश्रुत जो सुना ना गया हो, राइट आंसर क्या हुआ, सी। श्रुत मतलब सुनना, और जो सुना ना गया हो अश्रुत। अवर्णित जिसका वर्णन ना किया गया हो वो अवर्णीय भी कहलाता है। अवर्णित और अवर्णीय
जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। इसके बाद जिसका जन्म न हुआ हो, जो जन्म ही ना ले, वो क्या कहलाता है? एज, विरज, अमर और अजन्मा। तो वो क्या कहलाएगा? वो विरज कहलाएगा। और इसी को बोलते हैं स्वयंभू। क्या बोलेंगे? स्वयंभू भी कहते हैं। दूसरा शब्द आता है जिसका जन्म न हो, स्वयंभू, जो अपने से उत्पन्न हो, विरज बोलते हैं। एक अरज होता है, एक विरज होता है। अरज जो जन्म लिया, विरज जो जन्म ना लिया हो, अपने से जो जन्म लिया हो। ठीक है, अजन्मा नहीं कहेंगे। ये अजन्मा समानार्थी शब्द है, लेकिन इसके लिए विरज शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू बोलेंगे। जो पूरी तरह पका हो, जो पूरी तरह पका हो तो क्या कहेंगे? परिपक्व, वयस्क, पाच्य, सुपाच्य। परिपक्व, पूरी तरह पका हो, परिपक्व। सुपाच्य तो जो पचने लायक हो। ठीक है, पाच्य जो पचाने योग्य हो। वयस्क, बड़ा आदमी। तो राइट आंसर क्या हुआ? परिपक्व। 64 का राइट आंसर ए। इसके बाद जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। राइट आंसर क्या हुआ? अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहलाता है। जिसके आर पार देखा जा सके वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। ठीक, क्लियर। इसके बाद हड्डियों का ढांचा क्या कहेंगे? अस्थि पिंजर। अस्थि हड्डी को कहते हैं, ढांचा पिंजर को कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हड्डियों का ढांचा, अस्थि पिंजर। हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा? अस्थि पिंजर। किसी संघ या संस्था का स्थायी, किसी संघ का हो या प्यारे बच्चों, या संस्था का हो, संगठन का जो होता है, तो उस प्रधान को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? हम अध्यक्ष कहेंगे, सभापति नहीं कहेंगे। संघ का स्थायी जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीता न जा सके, अजय, विजित, विजय या दुर्जय। ठीक है, जो जीतने योग्य ना हो, कठिन हो, वो दुर्जय कहलाएगा। जिसको जीता न जा सके वो अविजित, और जिसको जीता न जा सके प्यारे बच्चों, अजय। ठीक है, वो क्या कहलाए? अजय है, इसे कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। राइट आंसर ए हुआ। जो स्वाभाविक ना हो तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम कहलाएगा, जो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक मतलब है जो प्राकृतिक, स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक, नेचुरल जो होता है। और जो प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल होता है उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो यह कृत्रिम नहीं कहेंगे। तो ये क्या थे? वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। ये सारी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अशुद्धियों के नाम से जो टाइटल पड़ा हुआ है उसके अंदर है। जो अशुद्धियों के नाम से टाइटल है उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। चलो जी, अब इसको कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद में फिर होते हैं फ्री। दिया है, शिक्षा केवल तभी बच्चों को आत्मिक जीवन का एक अंश बनती है जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हो। इसको कैसे करेंगे? उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम करते आए हैं। इसके क्वेश्चन से देखो क्या है। लेखक के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान का प्रयोग करना। ज्ञान का प्रयोग ये अपने आप में आपको सीखना, आपको पढ़ाई के बारे में बताएगा। ये पैराग्राफ में जानबूझ के लिया हूँ, बहुत सारे मैसेज दे के जाएगा ये। ठीक है, हाँ ये डाल दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए डाल दिए सारे पैराग्राफ भी, क्वेश्चंस भी। आप खोल के तो देखो। अभी क्या बोले थे अभी संदीप जी? ये बताए थे कि 44 पीडीएफ पड़ी है, और उन 44 पीडीएफ में 2 पीडीएफ ऐसी है जो पूरी बुकलेट है। एक तो पूरा रजिस्टर ही है जिसपे क्लास नोट्स हैं, और एक 74 पेज की है जिसमें सारे विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची जितने मैंने कराए, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें और कंडीशंस उसमें दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि लेखक के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? ज्ञान का प्रयोग करना दिया है, एक दूसरा श्रम करना, विषय पर अधिकार प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा का अर्थ है सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना। कैसे पता चलेगा? अब शिक्षा का अर्थ पैराग्राफ में ढूंढते हैं क्या कह रहा है लेखक। शिक्षा केवल तभी बच्चों के आत्मिक जीवन का एक अंश बनती है जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। तो यहाँ शिक्षा का अर्थ देखो, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? शिक्षा का अर्थ
बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, स्कूल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ दिया होगा शिक्षा का अर्थ, इसमें नहीं दिया। हाँ, तो ये हुआ बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना, शिक्षा का अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट शब्द नहीं दिया है उसके अंदर। ठीक है, शिक्षा का अर्थ यहाँ पे दे दिया शिक्षा, ये यहाँ पे प्रयोग कर दिया पहला ही, तो ये आंसर दे दिया यहाँ। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना आ जाए, जब आवश्यकता पड़े तब उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर लो, उसका प्रयोग कर लो, तो वो क्या कहलाता है, ज्ञान का प्रयोग करना। शर्म करना नहीं है, मेहनत तो आप बहुत करते हो लेकिन सफल कितने हो पा रहे हो। विषय पर अधिकार पर नॉलेज सारी है, सूचनाओं का भंडार आपके पास है, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जो किसी काम की ना हो। ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ ज्ञान को लेना नहीं होता है, ज्ञान को लेके कुछ नवाचार भी करना होता है, इनोवेशन भी करना होता है, उसका इम्प्लीमेंट भी करना होता है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा प्यारे बच्चों ए। राइट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जागती है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जब हम यह देखें कि ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, जब हम यह देखें कि ज्ञानवान मनुष्य इस श्रम का अधिकारी है, जब हम यह देखें कि ज्ञान के द्वारा हम समस्त सुखों का लाभ उठा सकते हैं, जब हम यह देखें कि ज्ञान के द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमें पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखना पड़ेगा कि ज्ञान की बात हुई कहाँ है, जबकि ज्ञान सक्रिय कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। बच्चों में यह आशा नहीं की जा सकती है कि पहाड़े या समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम आपसे ही आप उन्हें आकर्षित करेंगे। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान पाने की इच्छा उसके मन में जागती है, चेष्टा करता है कि छोटी उम्र में ही शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। इसके बाद कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज़्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से संबंधित होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तो वही चीज़ है, पैराग्राफ को पढ़ के इसके भाव को समझ के जो इसने बताया है कि ज्ञान वो नहीं है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे, बल्कि ज्ञान वो है जो पहुँचने के बाद उससे हम नई चीज़ों को बना ले और अपनी चीज़ों को आसान कर ले, समस्याओं का सोल्यूशन कर ले। तो यहाँ पे भी वही बात कही है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब जागेगी, जब हम यह देखेंगे ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। केवल भौतिक जीवन के लक्ष्य नहीं होते, तो भौतिक मतलब तो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थोड़ा ही हम ज्ञान ले रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए, नैतिक जीवन की उन्नति के लिए, आर्थिक जीवन की उन्नति के लिए, उन सब के लिए होते हैं। जब यह देखिए ज्ञानवान मनुष्य श्रम का अधिकारी, श्रम तो सब कर रहे हैं, जो अनपढ़ है वो भी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। ज्ञान के द्वारा हम समस्त सुखों का लाभ उठा सकते हैं और ज्ञान के द्वारा सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। ये हो बच्चों के अंदर, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्रयोग है, प्रयोग करेगा तो नई चीजों को डेवलप करेगा। क्लियर। इसके बाद है, लेखक के अनुसार शारीरिक श्रम में तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, शारीरिक श्रम में समझदारी तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है और शारीरिक श्रम ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसा तो नहीं है। ये देखो पैराग्राफ में ये कही गई है बात, शारीरिक श्रम वाली बात कहाँ कही गई है, ये रही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम है, ये पढ़ो। जब बच्चा यह देखता है कि ज्ञान पाने की इच्छा उसके मन में जागती है। मैं यह चेष्टा करता था कि छोटी उम्र में ही बच्चे शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिलता है। शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि, जब जब वो इन्वॉल्व होंगे फिजिकली, तब तक वो क्या करेंगे, होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देंगे। यहाँ देखो कहाँ लिखा हुआ है चीजें। शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है, ये रहा। शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि, ये हुई बात, क्योंकि ये वाली तीसरे वाली बात बी में कही गई है। ठीक है, शारीरिक श्रम में समझदारी तेज बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। वो तो कह रहा है आवश्यकता होती है, वो होती नहीं है, बुद्धि होती है। शारीरिक श्रम में होशियार बनाता है और कुशाग्र बुद्धि भी बनाता है। तो राइट आंसर सी हुआ, क्योंकि वो वहाँ कह रहा है आवश्यकता होती है, इसका मतलब वो उसके होने की बात नहीं कर रहा है, उसके नीड की बात कर रहा है। तो इसलिए बी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है। अरे बच्चा इन्वॉल्व भी नहीं होगा तो कैसे सीख लेगा। बच्चे का एक्टिव रहना, सक्रिय रहना,
मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अच्छे पढ़ाने का फायदा आपको कब मिलेगा? जब आप खुद एक्टिव होंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से। शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, ब्रेन का भी प्रयोग कर रहे हो, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। अपनी प्रीवियस नॉलेज जो हिंदी में आप पहले से जानते थे उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो वो आपका बौद्धिक है। गद्यांश के अनुसार ज्ञान कब निरर्थक बोध बन जाता है? जब उसे कक्षाओं तक सीमित कर दिया जाए, बिल्कुल। जब उसे शारीरिक श्रम से जोड़ दिया जाए, जब उसका सक्रिय प्रयोग न किया जाए, ये भी बात सही है। जब उसका सक्रिय प्रयोग नहीं होगा तो वह निरर्थक बन जाएगा। जब उस पर पूर्णतः अधिकार न किया जाए, मतलब ऊपर ऊपर से रट लो आप। अब देखो इसका क्या है, ज्ञान निरर्थक बोझ बन जाता है। ये ज्ञान निरर्थक बोझ बन जाता है, इसको ढूंढो पैराग्राफ में, कहाँ है? लास्ट वाली पंक्ति में है, ये रहा। यहाँ है, छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से संबंधित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप बच्चों को एक्टिव नहीं करोगे, सक्रिय नहीं बनाओगे, तब तक ज्ञान जो है निरर्थक बोझ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज्ञान निरर्थक बोझ बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ, देखना यहाँ। जब उसका सक्रिय प्रयोग, सीख तो लिया, प्रयोग कहीं कर ही नहीं रहे, तो वो निरर्थक बोझ बन जाए, बेकार का बोझ हो जाएगा वो ज्ञान। ठीक है, कक्षाओं तक सीमित हो जाएगा, ये बात भी नहीं हो रही है। शारीरिक श्रम से जोड़ने की बात नहीं है, वो तो कह रहा है कि बच्चे को शारीरिक श्रम मतलब एक्टिव होना ही है। जब उसमें पूर्णतः अधिकार न हो, अधिकार की कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो एक कह रहा है कि निष्क्रिय रह के सीखा जाए और एक सक्रिय रह के सीखा जाए। जो सीख ले उसका प्रयोग कर ले, उसी की बात यहाँ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ऐच्छिक, इच्छिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी है, ये राइट वर्ड नहीं है। शुद्ध शब्द भी यही है, इच्छा में इक जोड़ेंगे तो ऐच्छिक बनेगा। राइट आंसर ए हो गया। ग्रामर का क्वेश्चन था, पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं था। कार्य का बहुवचन बताइए। कार्य, कार्य, कार्यक्रम या कार्यों। राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कार्य का बहुवचन, कार्य, कार्य या कार्यक्रम या कार्यों, बताइए, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? कार्य का बहुवचन कार्य होगा। ठीक है, डी कार्यों नहीं होता है, मैंने कार्यों किए। कार्य का बहुवचन खुद कार्य है, कार्य का बहुवचन खुद कार्य है। बौद्धिक मूल शब्द बताइए। बौद्धिक में बुद्ध, बोध, बौद्धिक या बुद्धि, तो मूल शब्द क्या है? बौद्धिक में मूल शब्द, बुद्धि में इक लगा के बौद्धिक बनाए या बुद्ध में इक लगा के बौद्धिक बनाए? मूल शब्द मतलब छोटे से छोटा शब्द। अगर वो पूछता कि इसमें क्रिया बताइए, धातु बताइए, तब बुद्ध हो जाता। राइट आंसर बुद्धि। बुद्धि में इक लगा के शब्द क्या बन गया? बौद्धिक बने। मूल शब्द व छोटे से छोटा शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? बोध नहीं हुआ, बुद्धि मूल शब्द है, बोध तो कोई है ही नहीं मूल शब्द। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी है। इसके बाद में नया पैराग्राफ है, इसको छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें जो करेंगे प्यारे बच्चों कल करेंगे। कल आपके डाउट्स ले लेंगे, जो आप कहोगे वो पढ़ा देंगे, और साथ के साथ जब आप कुछ नहीं कहोगे तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको, जैसे आज पढ़ाया है। तो कल आपकी लास्ट क्लास है, जो कि डाउट्स क्लास है, उसमें जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हो। अब लेता हूँ मैं आप लोगों से अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।